आपको पता है सर कि लोग बहुत बच्चे होते हैं जो मैथ पढ़ने से कतराते हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो बड़ी क्लासेस में भी आ जाते हैं, फिर भी उनका कैलकुलेशन कमज़ोर होता है। पढ़ाने वाले टीचर्स का बहुत दोष है इसमें। शुरू से उसको नंबर्स में दिलचस्पी आना होना चाहिए, तब उसको मैथ्स अच्छा लगना शुरू होता है। इन दोनों क्लासेस के करने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो टारगेट में एक रिवीजन के तौर पे एक जो गलतियां आपने 11th एंड 12th में की होती हैं उनको ना रिपीट करके आप टारगेट में उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बनारस पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में आज के हमारे गेस्ट हैं अनुराग सिंह, जो जेआरएस के मैथ के फैकल्टी हैं और अब हमसे बात करेंगे जेई की तैयारी के बारे में। नमस्कार सभी को। सर, आपको पता है सर कि लोग बहुत बच्चे होते हैं जो मैथ पढ़ने से कतराते हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, सबसे जरूरी कारण ये होता है कि सबसे जो मैंने फील किया है कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो बड़ी क्लासेस में भी आ जाते हैं, फिर भी उनका कैलकुलेशन कमज़ोर होता है। तो मेन इनका मैथ जो खराब होना शुरू होता है या जो मैथ से कतराना शुरू होता है वो पढ़ाने वाले टीचर्स का बहुत दोष है इसमें। अगर बच्चों को केवल और केवल बेसिक चीज़ें जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, इन सबको अच्छे से बचपन में प्रैक्टिस करा दी जाए तो आगे चल के इन्हीं का एक तरीके से एप्लीकेशन आता है बड़े होके। तो जब बच्चा इन चीज़ों को अच्छे से करना सीख जाता है, ये चीज़ें उसकी सही होने लगती है, तो बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगता है। क्योंकि आप शुरू से एकदम से उसको ज्योमेट्री नहीं पढ़ा सकते हैं, एकदम से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा सकते हैं। शुरू से उसको नंबर्स में दिलचस्पी आना होना चाहिए, तब उसको मैथ्स अच्छा लगना शुरू होता है। और एक बार उसको नंबर्स अच्छे लगने लगते हैं तो मैथमेटिक्स में ऑटोमेटिकली उसको मजा आने लगता है, उसको उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सर, जैसे आप आईआईटी की तैयारी कराते हैं तो सर इसमें अब तैयारी शुरू हो गई है, प्री फाउंडेशन आ गया है, फाउंडेशन आ गया है। कुछ लोग इस पे भी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके लिए टारगेट है। तो सर सबसे बेहतर कौन सा है? सबसे बेहतर ये रहता है कि देखिए, अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस फील्ड में जाना ही है, पहली चीज तो अगर इस फील्ड में जाना ही है तो अपना एम पूरा इसकी तरफ मोड़ दिया जाए। तो है क्या कि जब आप 11th में सीधा पहुंचते हैं और ये सोचते हैं कि हम तैयारी अब शुरू करेंगे, तो तब तक काफी देर हो चुकी थी। आज के टाइम पे तो ऐसा है क्योंकि सिलेबस भी सीबीएसई ने काफी कम कर दिया है, तो जो बेसिक्स और उसमें भी बेसिक्स रह गया है, तो जो बीच वाला गैप है वो आप आज जल्दी तैयारी स्टार्ट करके कवर कर सकते हैं, जिससे 11th और 12th में जब थोड़े से हार्ड टॉपिक स्टार्ट होते हैं, थोड़े से एप्लीकेशन ज़्यादा स्टार्ट होते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। फिर इन दोनों क्लासेस के करने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो टारगेट में एक रिवीजन के तौर पे एक जो गलतियां आपने 11th एंड 12th में की होती हैं उनको ना रिपीट करके आप टारगेट में उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये है कि अगर आपको बेसिक्स मजबूत करना है तो आजकल छोटी क्लास से ही आपको अपना मैथ्स या साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा बेसिकली। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि क्या स्कूल का लेवल वैसा नहीं है कि जिससे आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई का उसे क्लियर कर पाए? स्कूल में देखिए, आजकल लगभग हर एक स्कूल में ही रहता है कि उनका मेजर फोकस रहता है कि जितना हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना बच्चों को कवर करा दें, उनको थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करा दिया जाए। कहीं ना कहीं मैं ये फील करता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल का गैप रहता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का गैप रह जाता है। कि मान लीजिए आपको मैथ्स में जिस तरीके के टफ क्वेश्चंस करने चाहिए, जो टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, वैसा स्कूल में पढ़ाने पे उतना फोकस नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड टारगेट रहता है, लिमिटेड पीरियड रहता है, और सबसे बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि बच्चे के स्कूल के एग्जाम के मार्क्स ना खराब हो, क्योंकि फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उन्हीं के ऊपर रहता है। तो इस चक्कर में अगर वो टीचर एक्स्ट्रा पढ़ाना भी चाहे तो उनके पास उतना टाइम नहीं बचता है। तो इसलिए स्कूल में उतना फोकस हो ही नहीं सकता है बगैर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कि मुझे बच्चे का अच्छा मार्क्स भी दिलवाना है एग्जाम में और एक्स्ट्रा सिखाना भी है, तो फोकस नहीं हो पाता है स्कूल में। सर, जो बच्चे फाउंडेशन कर रहे होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या होता है सर स्कूलिंग का। वो स्कूल भी जाते हैं, फिर स्कूल से आने के बाद कोचिंग भी जाते हैं, फिर हमको ऐसा लगता है सर कि उनको पढ़ने का टाइम नहीं बचता है, क्योंकि कोचिंग चलती है 8:30-9 बजे तक सर। वो घर पहुंचते पहुंचते उन्हें 10 बज जाता है। तो अपना सब तैयारी वो कैसे करे घर पे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग स्कूल पढ़ने के साथ साथ कोचिंग भी करते हैं उनको बहुत कम टाइम रह पाता है, बहुत कम टाइम मिल पाता है।
लेकिन फिर ऐसा है कि अगर ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको स्कूल में भी, जैसे मान लो आपके रेगुलर पीरियड्स उतने नहीं हो रहे तो स्कूल में आप अपना वर्क लेके जाइए, जो खाली पीरियड है उसमें बैठ के पढ़ाई करिए अपनी, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको उस टाइम से रिलैक्सेशन मिल जाए। तो ऐसे क्या रहता है कि आप स्कूल में भी जाके थोड़ा बहुत वर्क कर लिए, प्लस कोचिंग करने के बाद आपके पास जो भी टाइम बच रहा है, प्लस छुट्टी वाले टाइम में आप थोड़ा सा और अच्छे से फोकस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए संडे का छुट्टी है तो उसमें पूरा पेंडिंग वर्क वीक का कवर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को पेसअप कर रख सकते हैं। सर एक चीज़ और है जो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस का। इसमें रिजल्ट बेहतर आते हैं कि ऑफलाइन में बेहतर आते हैं? ऑनलाइन क्लासेस का रिजल्ट बिल्कुल भी ऑफलाइन के कंपेरेबल भी नहीं है। मैं अगर ये बात बोलूँ तो, कि अगर ऑफलाइन क्लासेस का एक परसेंटेज मान लिया है तो 95% रिजल्ट ऑफलाइन का होता है, ओनली 5% अराउंड रिजल्ट ही ऑनलाइन का होता है। उसमें भी वजह ये होती है कि जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में, वो लोग ड्रॉप लेते टाइम या टारगेट ईयर करते टाइम सोचते हैं कि एक साल हम लोग अपने घर से ऑनलाइन करके देख लें। तो जो 5% रिजल्ट भी आता है वो ऐसे बच्चों की वजह से ही आता है जो ऑलरेडी उस चीज को ऑफलाइन पढ़ चुके होते हैं। क्योंकि सीरियसनेस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। सीरियसनेस मतलब कोई आपको देख नहीं रहा है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ना कोई आपसे पूछ रहा है। आपके टीचर आपके सामने रहते तो पूछते हैं कि आपने ये सवाल बनाया कि नहीं बनाया। तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, प्लस इतना ज्यादा फीस भी कोई चार्ज नहीं करता ऑनलाइन क्लासेस के लिए कि आप ये क्लेम कर सको कि मुझे क्यों इतना बेकार पढ़ाया है, प्रैक्टिस क्यों नहीं कराया। तो ये सब चीजें, ये सब फैक्टर्स होते हैं जिनको पढ़ाई अभी भी पढ़ाई ही है। अभी भी आपको बुक्स खोलनी पड़ेगी, अभी भी आपको बैठ के प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, चाहे आप के सामने कोई रहे या ना रहे। सामने रहने से एक फायदा रहता है कि कोई आपकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर सकता है, कोई आपकी शक्ल देख के बता सकता है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए ऑफलाइन का रिजल्ट अभी 95% आता है अभी भी सर। हाँ सर एक चीज़ और है, आप देख रहे होंगे सर, लोग हर कोचिंग में दावा करती है कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है, फिर भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। और जो टॉपर्स होते हैं तो सर ये कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि नहीं, हमने अपना रिवीजन किया है, हमारा कोर्स इतने % कंप्लीट था लेकिन हमने रिवीजन किया है। सर रिवीजन का कितना रोल होता है प्रिपरेशन में? देखिए ऐसा है कि एक बार अगर आपके पास टाइम है, एग्जाम में टाइम है और आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाता है तो रिवीजन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो आपने 1 साल 1.5 साल पहले पढ़े हुए होते हैं, कुछ टॉपिक्स 6 महीने पहले पढ़े हुए होते हैं, तो वो आपको याद रहें, ध्यान रहें, उनकी प्रैक्टिस रहे, ये जरूरी नहीं है। तो स्पेशली उन टॉपिक्स का रिवीजन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चा 12th में है और जेई के लिए अपेयर कर रहा है तो उसको 11th के टॉपिक्स का रिवीजन करना मस्ट ही है। तो कम से कम उसके पास 1 महीने का स्पेयर टाइम हो जिसमें वो 11th का पूरा रिवाइज कर सके। सर एक चीज़ और लोग वो कहते हैं कि आईआईटी में जाने के लिए ये ऐसा लगता है हमें कि मीठी है, लेकिन 18 घंटा पढ़ना चाहिए, 17 घंटा पढ़ना चाहिए, क्या जरूरी है कितना पढ़ना? नहीं, आईआईटी में जाने के लिए अगर आप डेली अपने सब 3 सब्जेक्ट्स में 2-2 घंटे दे रहे हैं विद प्रैक्टिस तो वो मोर देन सफिशिएंट है। यानी 6 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट है। बस वो 6 घंटा इस तरीके का 6 घंटा होना चाहिए कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आधे घंटे बैठे पढ़ने के लिए, उसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट मोबाइल चलाने लग गए, उसमें आधा घंटा और निकल गया। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई नहीं है। जब आप बैठ रहे हो तो 1 घंटे बैठो, 5-10 मिनट का ब्रेक लो, फिर दूसरा घंटा बैठो, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई है। सर आईटी में जाने के लिए कम से कम कितना, मतलब हर सब्जेक्ट का, जैसे सर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है अपना, कितना कोर्स कंप्लीट होना चाहिए सर? अगर एज ए परसेंटेज में बात करें कितना % कंप्लीट हो तो आईटी में हम जा सकते हैं? देखिए कोर्स तो पूरा 100% ही होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक ऐसे एग्जाम को दे रहे हैं जिसका क्वेश्चन आपको पता भी नहीं है कि कैसा आने वाला है। क्वेश्चन नहीं पता और आपको एग्जाम का पैटर्न भी नहीं पता है। क्योंकि जेई का जब भी मन करता है एडवांस वालों का तो अपने हिसाब से वो पैटर्न चेंज कर देते हैं। तो जैसे इस साल का जो पैटर्न है, जरूरी नहीं है कि अगले साल उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ऐसे एग्जाम में अपियर कर रहे हैं जहां आपको आइडिया ही नहीं है कि क्वेश्चन कहां से आएगा, देखा ही नहीं है आपने उस टाइप का सवाल। तो उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जिसमें सिलेबस इंपॉर्टेंट इज मस्ट। सिलेबस जो आपका खत्म होना वो मस्ट है, जो बहुत जरूरी है। सर एक चीज़ और बताइए, स्टूडेंट जो कहते हैं अपने सामने से टाइम टेबल बना लेते हैं, तो उनको टाइम टेबल कैसे अपना मैनेज करें सर? टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा एक इफेक्ट है स्टूडेंट के लिए सर।
मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा विल पावर के ऊपर होता है। जैसे आप किसी चीज को चाह लेते हैं कि मुझे ये करना है और उसके पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे करना ही है, तो आपका जो टाइम टेबल है आप उसको 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते फॉलो करेंगे तो अपने आप रूटीन में आ जाएंगे। लेकिन जब तक विल पावर नहीं आती, अंदर से पूरी एनर्जी नहीं आती है कि मुझे ये करना ही है, तो ऐसा होता है कि एक दिन बहुत जोश में रहे, अगले दिन थोड़ा कम हुए, फिर अगले दिन और कम हुए, फिर 3-4 दिन बाद वो पूरा जोश खत्म हो जाता है। तो विल पावर बहुत ही जरूरी है। आपके सामने मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं यही अगर करना है, मुझे अगर नीट करना है तो क्यों करना है, मेरे पास क्या टारगेट है, मैं क्यों कर रहा हूँ एग्जाम। तो ये विल पावर आपको टाइम टेबल फॉलो करवाती है। सर एक चीज और बताइए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम बहुत सारे बच्चे इसमें फंस चुके हैं, बुरी तरह से फंस चुके हैं, और वो भी सब तैयारी करने आ गए हैं, लेकिन उनसे निकल नहीं पाता। सोशल मीडिया कितना स्टूडेंट को इफेक्ट डाल रहा है इस टाइम पे? देखिए होता क्या है ना कि लाइफ में ऐसा होता है कि अक्सर हमारे पास जो इजी चीज होती है आसान, उसके लिए हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब हमारे हाथ में मोबाइल होता है और हम एंटरटेनमेंट में घुस जाते हैं कि कोई हम चीज देख रहे हैं वो हमें अच्छी लग रही है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि उसी के जैसे 2-4 चीजें और देखते देखते टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टाइम जब वेस्ट होना शुरू होता है, एक तो गेम्स वाला प्रॉब्लम है और दूसरा प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा है रील्स वाला, रील्स और शॉर्ट्स वाला। तो दोनों ही बहुत एडिक्टिव चीजें हैं, और एडिक्शन जब आपका हो गया है तो उसको छुटाने के लिए आप बहुत बहुत ही ज्यादा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। एडिक्शन आसानी से छूटता नहीं है। तो जब सोशल मीडिया हमारे सामने होता है, जब हम लोग देख रहे होते हैं, एक तरफ हमारी बुक रखी हुई, एक तरफ मोबाइल रखा हुआ है, हम लोग 5 मिनट उसमें देखें तो थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है, लेकिन इधर हमारे सामने अगर रील चल रहा है तो हमको इंटरेस्ट फील होता है, तो हम लोग एक पे एक स्वाइप करते जाते हैं। जी सर। तो जो आसान चीज होती है जिसके थ्रू हमारा माइंड एडिक्ट करता है, हमारा माइंड फोकस ज्यादा करने लगता है, तो इस वजह से सोशल मीडिया की वजह से रियल कंपटीशन भी बच्चों का घटा है। जैसे पहले मान लो क्लास में 50 बच्चे होते थे और उसमें से 20 बच्चे अगर सीरियस होते थे, तो ये आजकल का ट्रेंड है कि अब क्लास में अगर 50 बच्चे होंगे तो 10 बच्चे ही सीरियस आप समझ सकते हैं।